हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक टॉपिक समझने का कोशिश करेंगे। जैसे हम सभी लोगों को एक बात पता है कि डीएनए के स्ट्रक्चर में जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसमें एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी कहाँ पे होती है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी कहाँ पे होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये हाइड्रोजन बॉन्ड चीज क्या है। तो केमिस्ट्री आप लोग चूंकि पढ़ते हैं तो हल्का फुल्का तो आइडिया होगा, इनफैक्ट ज्यादा ही आइडिया होगा। तो बस बेसिक शब्दों में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन करें तो ये अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है। हाइड्रोजन एटम जो होता है, तो हाइड्रोजन एटम के बाजू में अगर उससे कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मौजूद है और यहां पॉसिबिलिटी है बॉन्ड बनने की, तो एक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है हाइड्रोजन एटम और उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। इसी बने हुए बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बड़ा अनस्टेबल होता है क्योंकि अट्रैक्टिव है, तत्कालिक प्रभाव डालता है। अट्रैक्शन मतलब तत्कालिक प्रभाव डालता है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि अट्रैक्शन तो था ही नहीं एक्चुअली में। ये तो हम ऐसे ही कॉमन सेंस में बोले हैं, जनरल बातें बोल रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड में वो तत्कालिक जब तक रहेगा तो बॉन्ड बना के तो रहेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हीट बढ़ाया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए, वैसे ही वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। यानी कि कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन फिर भी बच्चों, ये तो आपको मालूम ही है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि कहां पे कौन सा बॉन्ड, मतलब कहां कहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो चीजें थोड़ा आसानी से सॉर्ट आउट हो सके तो मैंने पहले से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रखा है, और इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें तो याद आएगा। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये ऑलरेडी समझा रखा है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो फटाफट वहां वीडियो देख ले और उनको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा है, तो ये साइटोसिन है, सी फॉर साइटोसिन। और ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, गुआनिन है। अब देखिएगा बच्चों, यहां पे जो NH2 है इसका H और इसके बाजू में यहां कौन है, O है। तो इन दोनों, अब H की तुलना में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो बताओ यहां पे क्या लग जाएगा, एक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा और एक बॉन्ड बनने जा रहा है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहला हाइड्रोजन बॉन्ड का लोकेशन क्लियर हुआ। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड देखो N है और यहाँ H है, तो ऑब्वियस सी बात है H की तुलना में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या होने बनने जा रहा है, तो बन चुका है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे O है और यहाँ पे H है ना, NH2 का H है, इसकी तुलना में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो फिर से यहाँ पे एक बॉन्ड बनने जा रहा है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बताइए बच्चों, C और G के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। कुछ लोग ना हड़बड़ी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड कह देते हैं, ट्रिपल गलत हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है दो ही एटम के बीच में 3 बॉन्ड बन जाना। क्या यहाँ दो ही एटम के बीच में 3 बॉन्ड बना है, नहीं, ये एटम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में 1 बॉन्ड, एटम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में दूसरा बॉन्ड, और एटम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में तीसरा बॉन्ड बना है। यानी कि इसको आप ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड कहने की गलती ना करें, आपको कहना होगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए अब समझते हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कहां कहां बनता है। लेकिन उससे पहले चूंकि स्ट्रक्चर बना हुआ है तो एक और चीज थोड़ा समझने का कोशिश इसमें कर लेते हैं, और वो क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन। अब जब ध्यान देंगे, देखना एंगल ना सुगर से नापा जाता है। तो इस सुगर से, अब ये 9th नंबर है तो यहां एक सुगर जुड़ा होगा, और ये 1st नंबर है तो यहां एक सुगर जुड़ा होगा। ये ऑलरेडी हम सेकेंड वीडियो में आपको समझा चुके हैं कि कहां पे सुगर ऐड होता है, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। अब आप देखिए जरा, ये सुगर और ये सुगर का एंगल इधर से लाओ जरा। अगर इधर से एंगल लेके जाओगे तो जाहिर सी बात है ये एंगल थोड़ा बड़ा पड़ेगा और ये एंगल जो होगा वो छोटा पड़ेगा। यानी कि जब हम डीएनए के स्ट्रैंड को क्वाइल करते हैं तो क्या एंगल्स बराबर रहते हैं, नहीं। एक तरफ का एंगल बड़ा सा ग्रूव लेता है
मतलब बड़ा गड्ढा बनता है और एक तरफ का जो एंगल होता है वो छोटा होता है ना। और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि एक पैरामिडीन है और दूसरा कौन है यहाँ पे, प्यूरीन है। तो इसे साफ साफ झलक रहा है कि सुगर से सुगर के बीच का एंगल दोनों तरफ बराबर नहीं होने जा रहा है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं एडेनिन और थाइमीन के बीच में। जो एडेनिन और थाइमीन है उसके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फटाफट समझने का कोशिश करेंगे कि जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये कहां और कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें थाइमीन बनाना होगा। थाइमीन का स्ट्रक्चर अगर बच्चों आपको याद हो तो यहाँ पे नाइट्रोजन लगाना है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगाना है, ये रहा और ये रहा। नाइट्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है और अगर हम बोले तो यहाँ पे कौन रहता था, ऑक्सीजन रहता था। यहाँ पे भी कौन रहता था, तो ऑक्सीजन रहता था। और थाइमीन चूंकि 5 मिथाइल यूरासिल होता है तो यहाँ 5वां पोजीशन पे क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। इसका नंबरिंग 5th हो जाएगा, ये 4th हो जाएगा, ये 3rd हो जाएगा, ये 2nd हो जाएगा, ये 1st हो जाएगा और ये वाला जो है वो कौन सा हो जाएगा, 6th हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका लोकेशन रहा अपना। अब अगर बात करें तो इसके सामने ये कौन सा स्ट्रक्चर है, थाइमीन है और ये किसके साथ पेयरिंग करने जा रहा है, एडेनिन के साथ। तो एडेनिन भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, ये रहा। इस तरीके से यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन है और ये रहा आपका कौन सा स्ट्रक्चर, एडेनिन। और ये यहाँ पे बना हुआ है। एडेनिन में यहाँ पे कौन होता है, NH2 होता है। तो NH2 को हम लिख सकते हैं N, एक H और यहाँ पे दूसरा H, है ना। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चूंकि डबल बॉन्ड हमें देना है तो इसके बीच में यहाँ पे कौन होगा, डबल बॉन्ड होगा। और यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होने वाला है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होने वाला है। क्लियर है? अब देखिए ये जो नाइट्रोजन है और ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो देखिए इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहां पे भी क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन यहां के पास कोई हाइड्रोजन का जुगाड़ ही नहीं आ रहा है क्योंकि ये थोड़ा नीचे की तरफ है, तो यहां कुछ नहीं बन पाएगा। तो टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की ही पॉसिबिलिटी है, तीसरे की पॉसिबिलिटी नहीं है। सुगर कहां जुड़ा होगा, यहां जुड़ा होगा। नंबरिंग की अगर बात की जाए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर एंड 9 नंबर। ये कौन है, ये एडेनिन है और ये कौन है, थाइमीन है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2। यहां का सुगर यहां जुड़ा होगा। बताइए एंगल देखिए जरा, फिर से वही कहानी है। इस एंगल को पकड़ो तो जरा, ये एंगल थोड़ा ज्यादा होगा और ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो जब आप हेलिकली ट्विस्ट करेंगे तो डीएनए का जो हेलिक्स बनेगा ना, उस हेलिक्स में दोनों तरफ का जो एंगल होगा वो सेम जैसा नहीं होगा। एक थोड़ा बड़ा एंगल लिए हुए होगा जिसको आप कहेंगे कौन सा ग्रूव, मेजर ग्रूव। जिधर बड़ा एंगल होगा उसको कौन सा ग्रूव कहेंगे, मेजर ग्रूव कहेंगे। और जिधर छोटा एंगल होगा उसको कौन सा ग्रूव कहेंगे, माइनर ग्रूव कहेंगे, है ना, उसको माइनर ग्रूव कहेंगे। तो यही था बच्चों, एडेनिन और थाइमीन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 2। गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 3। कहां कहां पे है, क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर है। चलिए अब एक छोटा सा और टर्म है, और चूंकि ये टॉपिक चल रहा था तो इस टॉपिक के चलने के बीच में ही वो मुझे समझ में आया कि ये भी बताना जरूरी है। और वो एक छोटा सा टर्म है जिसका नाम है टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। अब समझिए इसी स्ट्रक्चर में उसको समझने का प्रयास करते हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग का मतलब होता है वो टेम्परेचर, जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक तरह का एट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है जो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से टूट जाता है। तो एडेनिन और थाइमीन का कुछ मोलर रेशियो होता होगा, मान लो x मोलर रेशियो है ना, x मोलर रेशियो है। तो हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। तो बताइए एडेनिन और थाइमीन का जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा। तो कोई ऐसा टेम्परेचर तो होगा ना बच्चों, कोई ऐसा टेम्परेचर होगा जिसमें x मोलर रेशियो का हाफ ऑफ द एडेनिन और थाइमीन के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो चुका होगा, टूट चुका होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन सबका टूट जाएगा,
वो तो धीरे धीरे टूट रहा है। तो हाफ ऐसे होंगे किसी टेम्परेचर पे वो टूट चुके होंगे। तो डिफाइन करेंगे वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हाफ ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। क्लियर है? बताइए जरा सोचकर, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग किस डीएनए का ज्यादा होगा? जिस डीएनए में जीसी का मात्रा ज्यादा होगा या जिस डीएनए में एटी का मात्रा ज्यादा होगा? तो कॉमन सेंस है, कहेंगे आप कि सर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा एज कंपेयर टू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो सर जिसमें G+C का मात्रा ज्यादा होगा उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए एज कंपेयर टू जिसमें A+T का मात्रा ज्यादा होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब GC टाइप डीएनए का टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एटी टाइप डीएनए का। तो बच्चों ध्यान दीजिए और ध्यान से सोचिए, प्रोकैरियोट के अंदर जीसी का मात्रा ज्यादा होता है, यूकैरियोट के अंदर एटी का मात्रा ज्यादा होता है। तो बताओ प्रोकैरियोटिक डीएनए को ज्यादा टेम्परेचर पे डीनेचर होगा या यूकैरियोटिक डीएनए ज्यादा टेम्परेचर पे डीएनए होगा? तो आप कहेंगे कि सर जीसी कंटेंट प्रोकैरियोटिक डीएनए में ज्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग प्रोकैरियोटिक डीएनए का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक डीएनए। और यही कारण है बच्चों हाई टेम्परेचर पे भी प्रोकैरियोटिक डीएनए एग्जिस्ट कर सकता है, बट यूकैरियोटिक डीएनए हाई टेम्परेचर पे ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।